गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद A2 पर। हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन दिल्ली तक। मैं इससे पहले अपनी 21st वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया। अभी पिछले 2-3 वीडियो लेक्चर से हमने थोड़ा बेसिक लेवल को अपना अपग्रेड किया है, लेवल अप की तरफ हम मूव किए हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, ताकि हम समझ पाएँ कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के बाद एक कंसेप्ट निकल कर आता है, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन ये निकल कर आता है, और सारा का सारा हाइब्रिडाइजेशन हम जब पढ़ लेंगे तो हम आपको ये बताएंगे कि वाई जो sp कार्बन होता है इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 कार्बन, एंड sp2 कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp3 कार्बन। यानी sp कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू sp2 और sp3। और sp3 कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सबसे कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सारी बातें हम डिटेल में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी और ज़रूरी बात, अगर आपको हमारे ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल लर्निंग विद A2 को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप हमारी आने वाली अपकमिंग वीडियो का अपडेट मिस ना कर पाएँ। अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर कर दें, जो भी बच्चे नीट या जेई की तैयारी में लगे हैं, अपने बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ शेयर करते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैंने जो अपनी जस्ट इससे प्रीवियस वीडियो रिकॉर्डेड क्लास यूट्यूब पर अपलोड की थी, उसमें मैंने बात की थी काउंटिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स की। उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हमारी उस वीडियो लेक्चर में शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से छूट गई थी। आइए उनको हम टैकल आउट करते हैं। तो वो ये रही प्रॉब्लम, ये कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स दे रखे हैं। मैं आपको एक छोटा छोटा सा व्यू बता चुका हूँ साइक्लिक कंपाउंड के फॉर्मेशन का, कि कैसे मैंने एक रिंग बनाई थी। ठीक, अगर आपको वहाँ पे समझ में आया हो तो आप इसको भी आई होप मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ये साइकिल्स फॉर्म हो रही हैं। फिलहाल आपको उस बात पर अभी ध्यान नहीं देना है कि किस तरीके से साइकिल्स फॉर्म हो रही हैं, जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करना है। देखिएगा, सबसे पहले सर यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूँ तो सर यहाँ पर कार्बन होगा, एक कार्बन यहाँ पर होगा, एक कार्बन यहाँ पर होगा, एक कार्बन यहाँ पर होगा, और इस कार्बन के साथ ये नाइट्रोजन और इस कार्बन के साथ ये नाइट्रोजन। यहाँ पे सर यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये नाइट्रोजन लगी हुई है। यानी सर इस साइकिल को अगर मैं देखूं तो 4 कार्बन और एक नाइट्रोजन इस साइकिल के अंदर आया है। अब सर एक बात मुझे बताओ, क्या सर अगर यहाँ पे कार्बन है, 2 बॉन्ड इधर से बना रहा है, एक बॉन्ड इधर से बना रहा है, सर टोटल कितने बॉन्ड बने? 3। सर कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड कहाँ होगा? सर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड नहीं दिखाते कार्बन के साथ वाले। तो सर एक इसके पास हाइड्रोजन होगी, इसके पास सर इसके पास एक हाइड्रोजन होगी, जो कि रही है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सर ठीक इसी तरीके से अगर ये कार्बन है तो एक बॉन्ड ये रहा और 2 बॉन्ड ये रहे, 3 बना रहा है, तो इसके पास भी क्या होगी? एक हाइड्रोजन होगी सर। ठीक इसी तरीके से सर अगर ये कार्बन है तो 2 बॉन्ड इधर से बना रहा है, एक बॉन्ड इधर से बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो सर इसके पास भी क्या होगी? एक हाइड्रोजन होगी। ठीक इसी तरीके से 2 बॉन्ड इधर से बना रहा है, एक बॉन्ड इधर से बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास भी क्या होगी सर? इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगी। सर इस नाइट्रोजन की बात कर लें, मैंने जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको कैलकुलेशन ऑफ लोन पेयर्स में बताया है क्या, कि ये जो नाइट्रोजन है जब इसके पास लोन पेयर होती है तो 3 बॉन्ड बनाता है। देखो तीनों के 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब यहाँ पे किसी हाइड्रोजन को इंसर्ट करने की जरूरत है नहीं। और जब लोन पेयर भी नहीं होती है तो ये 4 बॉन्ड बनाता है ना, मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में अपने।
तो कुछ इस तरीके की सर ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है। सर इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होता है? सर इस पूरे कंपाउंड का जो नाम होता है ना, वो होता है सर पाइरोल। क्या नाम होता है सर इस पूरे कंपाउंड का? फिर इसको बोलते हैं हम पाइरोल। तो इसको पाइरोल बोला जाता है। ठीक है। ठीक सर, यहाँ पर आ जाओ सर। ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, एक कार्बन सर यहाँ होगा, एक कार्बन यहाँ होगा, और ये एक रही ऑक्सीजन। ठीक। ये एक साइकिल बन रही है जिसमें चार कार्बन दे रखे और एक ऑक्सीजन इंसर्ट की गई है साइकिल में। जैसे मैंने बताया था पिछले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि बेंजीन होती है, उसमें से एक कार्बन को हटा के उसकी जगह नाइट्रोजन इंसर्ट कर दिया गया है। ठीक, यहाँ पे ये कोई कंपाउंड है। ठीक है। इसमें से कार्बन को हटाया, उसकी जगह ऑक्सीजन डाल दिया। ऐसे यहाँ से कार्बन को हटा के नाइट्रोजन डाल दी, यहाँ से कार्बन को हटा के सल्फर डाल दी। देखो ये कार्बन को हटा के नाइट्रोजन डाल दी। देखो बेंजीन थी, बेंजीन वाली है ना, ये कार्बन को हटा के नाइट्रोजन डाल दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं पायरिडीन। मैं ये करा चुका हूँ आपको ऑलरेडी, है ना। तो कुछ नहीं किया गया, कार्बन को हटाया, उसकी जगह ऑक्सीजन इंसर्ट कर दिया गया। तो साइकिल कुछ ये बनती है। इस साइकिल में मुझे ये बताओ, ये अगर कार्बन है, तीन बॉन्ड, एक दो बॉन्ड इधर से बना रहा है, एक बॉन्ड इधर से बना रहा है, इसके पास चार बॉन्ड होने चाहिए, हैं कितने? तीन। इसका मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन होगी। ऐसे ही ये एक इधर से बना रहा है, दो इधर से, तीन है, तो इसके पास भी क्या होगी सर? एक हाइड्रोजन होगी। ऐसे ही ये दो इधर से बना रहा है, एक इधर से, तीन, इसके पास भी क्या होगी? एक हाइड्रोजन होगी। ऐसे ही ये दो इधर से बना रहा है, एक इधर से, तीन, इसके पास भी क्या होगी? एक हाइड्रोजन होगी। बेटा इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगी। अच्छा, ऑक्सीजन दो ही बॉन्ड बनाता है ना। अभी तक आपने जहाँ भी देखा ऑक्सीजन को दो ही बॉन्ड बनाते हुए देखा है, तो इसकी बॉन्डिंग ठीक ठाक है, इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होगी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। बेटा इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम होता है वो होता है फ्यूरॉन। इसको बोलते हैं हम फ्यूरॉन। इसको बोलते हैं फ्यूरॉन। ठीक। इसको देखिएगा ज़रा। सर ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, और ये कार्बन होगा, और एक कार्बन को हटा के उसकी जगह ये एस सल्फर ग्रुप डाल दिया गया है। ठीक। सर ये कार्बन तीन बॉन्ड इधर से बना रहा है, एक इधर से बना रहा है, सॉरी दो इधर से बना रहा है, एक इधर से बना रहा है, तीन, मतलब इसके पास एक हाइड्रोजन होगी, तभी चार बॉन्ड होंगे। ये भी दो इधर से, एक इधर से, तीन, इसके पास एक हाइड्रोजन होगी, तभी चार बॉन्ड होंगे। ये दो इधर से, एक इधर से, तीन, इसके पास एक हाइड्रोजन, तभी चार बॉन्ड होंगे। ये भी दो इधर से, एक इधर से, तीन, इसके पास भी क्या होंगे? दो हाइड्रोजन, सॉरी एक हाइड्रोजन होगी। अब सर ये सल्फर है, सल्फर दो ही बॉन्ड बना रहा है, देखो यहाँ पे बस दो ही बनाता है। इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम होता है ना सर, इसका नाम होता है थायोफीन। इसको हम बोलते हैं थायोफीन। बेटा इसका नाम होता है थायोफीन। क्या नाम होता है इसका? थायोफीन। इसका नाम होता है थायोफीन। अच्छा, इसका ना, इसकी बात करते हैं हम। सर आप ही ने तो बताया है कि ये भी कार्बन होगा, 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 और ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन देखो सर, एक, दो, तीन बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर है। तो मतलब जब एक लोन पेयर होती है नाइट्रोजन के पास, तो वो तीन ही बॉन्ड बनाता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ठीक है सर। तो सर इस कार्बन ने दो बॉन्ड बनाए, इसके मतलब इसके पास दो हाइड्रोजन होंगी। यस सर। सर इस कार्बन ने भी दो बॉन्ड बनाए, एक इधर से, एक इधर से, तो इसके पास भी दो हाइड्रोजन होंगी। यस सर। सर इसने भी दो बॉन्ड बनाए, एक इधर से, एक इधर से, इसके पास भी दो हाइड्रोजन होंगी। यस सर। सर इसने भी दो बॉन्ड बनाए, इसके पास भी दो हाइड्रोजन होंगी। यस सर। इसके पास भी कितनी होंगी? दो हाइड्रोजन। यस सर। इसके पास, सर इसका पूरा है।
इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम होता है ना बेटा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम ध्यान रखना है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम होता है पिपरिडीन। पिपरिडीन, क्या नाम होता है बेटा इसका? पिपरिडीन। ये आगे तक के लिए बता रहा हूँ, ध्यान रखने हैं। इसका नाम होता है पिपरिडीन। इसकी बात अगर मैं करूँ तो सर मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये पायरिडीन है। क्या है ये? पायरिडीन। अब मैं ये आपको कराऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी ही आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। पायरिडीन का कंसेप्ट मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ, और मैंने कैलकुलेशन करा भी दी है इसमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर की, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कराने वाला। ध्यान रखना, ये हमारा हो चुका है पायरिडीन। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नाम कैसे ध्यान रखना है सर, इसका नाम कैसे ध्यान रखेंगे? तो देखो बेटा, ये 5 कार्बन की कोई साइकिल थी, जिसमें से एक कार्बन को हटा दिया गया, उसकी जगह सल्फर लगा दिया गया। और अगर आपको याद हो तो हमने एक ग्रुप पढ़ाया था, एक ग्रुप होता है SH। अगर आपको थोड़ा भी बहुत अगर याद हो तो हमने एक ग्रुप पढ़ाया था आपको SH, जो होता है थायो अल्कोहल वाला। इसीलिए उसमें क्या आता है ना, इस ग्रुप में S आता है सल्फर, इसलिए थायो वर्ड जुड़ जाता है। ठीक, इसमें भी क्या आया है? S आया है, तो इसमें भी जुड़ गया थायो, तो ये क्या हो गया? थायोफीन। क्या हो गया? थायोफीन। मेरे साथ बोलो, थायोफीन, थायोफीन, थायोफीन। सर ये रहा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फ्यूरॉन, ऑक्सीजन फ्यूरॉन, ऑक्सीजन फ्यूरॉन, ऑक्सीजन फ्यूरॉन। सर ये भी 5 कार्बन की ही कोई रिंग होगी, जिसमें से एक कार्बन को हटा के ऑक्सीजन लगा दिया गया है। जब सल्फर लगाते हैं तो थायोफीन बनता है, ऑक्सीजन लगाते हैं तो फ्यूरॉन बनता है। ऑक्सीजन लगाने पर क्या बनता है बेटा? फ्यूरॉन। ध्यान रखना, इसके पास 2 डबल बॉन्ड भी होते हैं। ठीक है, ये डाई इन कंपाउंड है, एक 2 डबल बॉन्ड भी होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है जी सर, अब की बार क्या किया गया है सर, इसी स्ट्रक्चर में से 5 कार्बन की रिंग में से क्या किया गया है, एक कार्बन को हटा के उसके पास नाइट्रोजन लगा दिया गया है। देखो सर, ये रहा नाइट्रोजन, तो ये बन गया पाइरोल। क्या बन गया बेटा? ये पाइरोल। ठीक सर, ऐसी अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें तो 3 डबल बॉन्ड दे रखे हैं, लेकिन इसमें तो डबल बॉन्ड है ही नहीं। सिंपल सर, इसमें नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन का भी डबल बॉन्ड दे रखा है सर, यहाँ पे नाइट्रोजन तीनों सिंगल बॉन्ड बना रहा है। सर इसको बोलते हैं पिपरिडीन। क्या बोलते हैं इसको? पिपरिडीन, पिपरिडीन, पिपरिडीन। और ये रहा पायरिडीन। ये 5 के 5 कंपाउंड आपको याद होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर। अगर आपको ये बात समझ में आई तो अब ये कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत आसान। जैसे वो, ये क्या हुआ बे? अगर आपके ये बात समझ में आई तो ये कैलकुलेट करना बहुत आसान है, देखिएगा ज़रा। सर पहले कार्बन हाइड्रोजन वाले सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, तो देखो सर, 1, 2, 3, 4। सर 4 सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन के बीच। अब कार्बन कार्बन के बीच और अदर डैम के बीच काउंट कर लो, तो 4, एक ये वाला 5, एक ये वाला 6, एक ये वाला 7, एक ये वाला 8, एक ये वाला 9 और एक ये वाला 10। कितने हो गए? 10। तो सर इसके अंदर हो गए हमारे 10 सिग्मा बॉन्ड। टोटल कितने हो गए सर? ये हो गए सर हमारे टोटल 10 सिग्मा। 10 सिग्मा हो गए सर इसके पास। पाई बॉन्ड की बात करूं तो सर एक दो दो पाई बॉन्ड मुझे दिखाई दे ही रहे हैं। ठीक है सर, 2 पाई बॉन्ड। लोन पेयर की बात करूं तो सर नाइट्रोजन के पास एक ही तो लोन पेयर होती है, जब वो 3 बॉन्ड बनाता है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं। तो एक क्या है इसके पास? लोन पेयर। आई होप इतनी बात आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आइए जरा इसकी बात करते हैं। सर 1, 2, 3, 4, 4 बॉन्ड हैं हमारे सिग्मा बॉन्ड, 4 हैं हमारे कार्बन हाइड्रोजन के बीच। 5, 6, 7, 8, 9।
कुछ गलत हुआ क्या? सही है। नो। तो सर हमारे नो हो गए सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड की बात करूँ तो सर एक ये सर दो हैं हमारे पाई बॉन्ड। और अगर लोन पेयर की बात की जाए तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स होती हैं। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर। कैसे? सर आपको दिखाई दे रहा है कि ये रहा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 16th ग्रुप का एलिमेंट है जिसकी बैलेंस सेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, जिसमें से बॉन्डिंग में दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें। देखो एक ये कार्बन के साथ, एक ये कार्बन के साथ। ठीक सर। अब ये आगे नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यही बनाएंगे हमारा क्या लोन पेयर। तो इसको लोन पेयर को पेयर में बदलने के लिए डिवाइड कर दो 2 से। तो कितना बचेगा सर? यहाँ पे बचेगा हमारा 4। 4 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 2 से तो कितना आ जाएगा? 2। सर दो लोन पेयर होंगी ऑक्सीजन के पास। ठीक। इसकी अगर मैं बात करूँ तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच सर एक ये रहा, एक ये रहा, दो, एक ये 3, एक ये 4। कार्बन कार्बन के बीच ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 7, ये रहा 8, ये रहा 9। सर 9 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड की बात करूं तो सर 2 पाई बॉन्ड। और अगर मैं लोन पेयर की बात करूं तो सर ये सल्फर है। जिस ग्रुप से ऑक्सीजन बिलोंग करता है ना उसी ग्रुप से सल्फर भी बिलोंग करता है। सल्फर की बैलेंस सेल में भी 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सल्फर की बैलेंस सेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। बॉन्ड कितने बना रहे हैं सर? 2 बॉन्ड बना रहे हैं। देखो मैंने पढ़ाया है ना। अरे ग्रुप देखो 16 ग्रुप। ये होता है ऑक्सीजन, सल्फर। उसके बाद क्या होता है? सेलीनियम। तो ये तो ध्यान रखना भाई, इतनी बात तो तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक। पूरा ग्रुप। अब देखो ये भी जिस ग्रुप से ऑक्सीजन बिलोंग करता है उसी से सल्फर बिलोंग करता है। ऑक्सीजन की बैलेंस सेल में 6 तो सल्फर की बैलेंस सेल में भी 6 होंगे। 2 बॉन्ड बना रहे हैं। कितने बचेंगे? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 में से 2 कम कर देंगे 4। उसे पेयर्स में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4/2 कितना आ जाएगा बेटा? 2। तो सल्फर के पास कितनी लोन पेयर? सर इसके पास 2 लोन पेयर्स होंगे। ठीक। आइए जरा इसकी बात करते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के बीच सर 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10। वो सर एक 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। सर टोटल 17 सिग्मा बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है सर? सर 17 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। सर पाई बॉन्ड सर कोई पाई बॉन्ड नहीं है, 0 पाई बॉन्ड है। और बात करूंगा अगर मैं लोन पेयर की तो नाइट्रोजन 15 ग्रुप से बिलोंग करता है। बैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बचे कितने? 2। और 2 को पेयर बदलने के लिए 2 से भाग कर दो। कितना आ जाएगा बेटा? 1। तो एक लोन पेयर हो गई। ये क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा नहीं, मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। आप खुद से ट्राई कीजिए। ट्राई इट योर सेल्फ। ट्राई इट योर सेल्फ। इसे खुद से ट्राई करिए आप। बेटा अभी आपको इन स्ट्रक्चर्स को लेकर ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है कि सर आपने ये क्या क्या बनवा दिया है, आपने ये क्या क्या करवा दिया है। आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपको सिर्फ इतना आना चाहिए कि इन स्ट्रक्चर को देखकर आप ये कैलकुलेट कर सकें, खोल कर थोड़ा सा, कि कहाँ पर कैसे बॉन्ड बन रहा है। ठीक। और कितना बॉन्ड बन रहा है सिग्मा, कितना बन रहा है पाई, और कितना बन रहा है लोन पेयर्स। बस ज़्यादा कुछ नहीं कि आपको अभी ये कैसे बनाएंगे सर, कैसे होती है, सब समझ में आएगा। इनका नाम क्या क्या होता है, किस तरीके से आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं, सब सिखाऊंगा वो डिटेल में। जब हम थोड़ा लेवल अप एडवांस आईयूपीएसी सिस्टम पढ़ेंगे, एकदम सॉलिड वाला। ठीक है। देखिएगा बच्चों, अगर नीट में कोई प्रॉब्लम आई, जो मैंने काउंटिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर्स पढ़ाया है और बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया है, उससे रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आई तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम बनकर आएगी। कैसे करना है आइए देखते हैं। ऑप्शन में कहा गया है मैच द करेक्ट ऑप्शंस। करेक्ट ऑप्शंस को मैच करना है। हमें यहाँ पे लिस्ट 1 वहाँ पे कंपाउंड दे रखा है का मोलिकुलर फॉर्मूला। लिस्ट 2 बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे रखी है। हमें बताना है
कि किस कंपाउंड की कौन सी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होगी, और यहाँ पे विकल्प को सिलेक्ट करना है जो भी करेक्ट होगा। देखो ये दे रखा है CH3CH2OH। सर ये तो एक अल्कोहलिक ग्रुप है। OH क्या होता है बेटा? सर ये एक अल्कोहलिक ग्रुप होता है और कार्बन से अटैच है। तो सर देखो यहीं पर है केवल OH और कार्बन से अटैच। सर एक कार्बन, दो कार्बन, सर इसमें भी एक कार्बन, दो कार्बन, और OH OH, मतलब A सेकंड के साथ है, ये A है। सर इसकी बात करूँ तो सर CH3CH2CH2CHO, सर ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, आपने हमें सिखाया है। और एल्डिहाइड ग्रुप में बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप को बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सर कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको नहीं दिखाते, बस C डबल बॉन्ड O होता है। तो देखो ये रखा है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको नहीं दिखाते, यानी यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी होगी जो नहीं दिखाई गई है ना? तो सर ये है देखो C डबल बॉन्ड H। सर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, सर ये रहा एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और ये तीसरा कार्बन। और सर ये एल्डिहाइड ग्रुप वाला फोर्थ कार्बन, सर ये एल्डिहाइड ग्रुप वाला फोर्थ कार्बन ये रहा। तो सर बी वाला ऑप्शन किसके साथ है? फर्स्ट के साथ, ये रहा सर बी। सर यहाँ देखो CH3CH2NH CH2CH3, सर ये जो है ना पहले वाले दो कार्बन, और यहाँ पे लगा है सर एक NH ग्रुप बीच में, और इसके आगे भी दो कार्बन दे रखे हैं। तो सर NH कहाँ दे रहा है? सर देखो ये दे रखा है NH, इसके पीछे भी दो कार्बन है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन बाद में भी दो कार्बन है, एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, दो कार्बन। तो सर सी का कौन सा है? सर फोर्थ है सी का। सर इसकी बात अगर मैं करूँ CH3CH2CH2C OOH, तो सर देखो यही होता है COOH, यही है मेरा सर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप, आपने पढ़ाया था। ये कार्बन होगा एक, एक कार्बन ये होगा, एक कार्बन ये होगा, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन होगा जिसके साथ डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन और एक OH अटैच होता है। तो सर डी है ये हमारा। ऑप्शन मैच कर लो सर। सर ए का सेकंड है, ए का सेकंड देखो, इसमें ए का थर्ड दे रखा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें ए का सेकंड दे रखा है, ये ऑप्शन हो सकता है। इसमें ए का फर्स्ट दे रखा है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ए का सेकंड होना चाहिए था। इसमें ए का फोर्थ दे रखा है, जबकि ए का क्या होना चाहिए था? सेकंड होना चाहिए था, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो सर एक यही ऑप्शन करेक्ट है, ऐसे भी आंसर कर सकते हो। या बाकी सारे मैच करके देख लो। बी का फर्स्ट, सर बी का फर्स्ट इसमें दे रखा है। सी का फोर्थ, सर सी का फोर्थ ये दे रखा है। सर ये डी का फोर्थ कैसा आ गया? डी का तो थर्ड है ना, ये ऑप्शन गलत है बेटा, इसको ठीक कर लेना बेटा। ये डी का थर्ड होगा यहाँ पे, ये थर्ड है, थर्ड ऑप्शन, ये थर्ड, थर्ड ऑप्शन होगा, थर्ड। ये होगा थर्ड, ध्यान रखना बेटा, क्या होगा ये? थर्ड, थर्ड, ठीक, डी का थर्ड। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा। अगला क्वेश्चन कुछ हमें ये दिया हुआ है, हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना करना है। इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लो बेटा, यहाँ पे वन की जगह ना, प्लस वन की जगह, वन की जगह यहाँ पे टू कर लो। वन नहीं है ये, टू है। टू क्या है बेटा? ये टू। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करें। इधर लिस्ट वन दी है, कंपाउंड का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दिया है। इधर हमारी लिस्ट टू दी है, यानी किस कंपाउंड में कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने पाई बॉन्ड, कितनी लोन पेयर्स हैं, इधर ये दिया गया है। और मैच करके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, पहले आप इससे खुद से ट्राई कीजिएगा, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको समझ देखिएगा। सर एक कार्बन रहा ये, एक कार्बन रहा ये, एक कार्बन रहा ये, और एक कार्बन रहा ये। सर ये कितने कार्बन हुए? चार। ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो तीन हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ये दो बना रहा है तो ये दो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ये कार्बन
दो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो दो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, और ये एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो तीन हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो कैलकुलेट करो कितने सिग्मा बॉन्ड। सर तीन यहाँ मिलेंगे, दो यहाँ मिलेंगे, पाँच, दो यहाँ मिलेंगे, सात, और तीन यहाँ मिलेंगे, 10। और सर एक ये 11, एक ये 12, एक ये 13। सर टोटल 13 सिग्मा बॉन्ड हुए। सर इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो सर जीरो पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहीं नहीं है। अगर लोन पेयर की बात करूँ सर, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर आइटम है नहीं, तो जीरो लोन पेयर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आइए जरा हम इसकी बात करते हैं। सर इसमें ये कार्बन है और ये कार्बन है, और इस कार्बन से एक एल्कोहलिक ग्रुप OH अटैच है। ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ तो तीन हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ये कार्बन दो, एक बॉन्ड कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, चार वैलेंसी होती है तो दो बना लिए, तो दो हाइड्रोजन के पास होंगे। तो तीन यहाँ से मिलेंगे, दो यहाँ से मिलेंगे, पाँच, एक यहाँ से मिलेगा, छः ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच, छः, एक ये सात, और एक ये आठ। तो सर यहाँ पे होंगे टोटल 8 सिग्मा बॉन्ड। सर पाई बॉन्ड की बात करूँ तो सर यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए जीरो पाई बॉन्ड होगा। लोन पेयर की बात की जाए तो सर ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होती हैं। जब ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, एक इसके साथ एक इसके साथ बना रहा है, तो इसके पास दो लोन पेयर्स होंगी सर। कितनी लोन पेयर होंगी? दो। अच्छा सर इसमें आ जाओ। सर ये कार्बन है, ये कार्बन है, और ये कार्बन है। सर ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है मतलब तीन हाइड्रोजन के साथ होंगी। सर ये तीन बॉन्ड बना रहा है मतलब एक हाइड्रोजन होगी। सर ये क्या कर रहा है? सर ये बना रहा है दो बॉन्ड, तो सर दो हाइड्रोजन होंगी। तो तीन बॉन्ड यहाँ से मिलेंगे सिग्मा, एक यहाँ से मिलेगा चार, और दो यहाँ से मिलेंगे छः, और एक ये वाला सात, क्योंकि इसमें भी एक सिग्मा होता है ना, तो सात, और एक ये वाला आठ। सर टोटल 8 सिग्मा। सर पाई हमें दिख रहा है एक पाई। लोन पेयर की बात करूँ तो सर जीरो लोन पेयर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं जरा इस क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। देखो, एक ये होगा कार्बन, एक ये होगा कार्बन, एक ये होगा कार्बन। ठीक। अब देखो, ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो तीन हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। ये तीन इधर से बना रहा है बॉन्ड, एक इधर से, चार, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगी। और ये जो बना रहा है, क्या बना रहा है हमारा? तीन इधर से बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास एक हाइड्रोजन होगी। तो तीन यहाँ पे होंगे, एक यहाँ पे चार, और इसमें एक ये होगा पाँच, और एक ये होगा छः। टोटल 6 सिग्मा बॉन्ड रहे। टोटल कितने बॉन्ड रहे? 6 सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड की बात करूँ तो दो पाई बॉन्ड रहे। लोन पेयर की बात अगर की जाए तो जीरो लोन पेयर रहे, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर आइटम है ही नहीं। और ये सब मैं चीज़ें बहुत आपको बहुत बहुत अच्छे लेवल पर सिखा चुका हूँ। अब मैच कर लो। 13 सिग्मा, जीरो पाई, जीरो लोन पेयर। 13 सिग्मा, जीरो पाई, और जीरो लोन पेयर, मतलब सर ए का थर्ड है। 8 सिग्मा, जीरो पाई, दो लोन पेयर। 8 सिग्मा, 8 सिग्मा, जीरो पाई, 8 सिग्मा, जीरो पाई, और दो लोन पेयर। एक ऑप्शन है 8 सिग्मा, एक पाई, जीरो लोन पेयर। अच्छा, 8 सिग्मा एक पाई, एक सेकेंड बेटा, ये जो ऑप्शन है ना, इनकरेक्ट है, इसे यहाँ से करेक्ट कर लो। 8 सिग्मा एक पाई, जीरो लोन पेयर। देखो 8 सिग्मा ये रहे, एक पाई बॉन्ड ये रहा, और जीरो लोन पेयर की बात हुई है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना, 8 सिग्मा एक पाई, जीरो लोन पेयर, ये ऑप्शन सी है। डी देखो, 6 सिग्मा, दो पाई, एक लोन पेयर। 6 सिग्मा, दो पाई, और सॉरी, जीरो लोन पेयर। ये रही मेरी जीरो लोन पेयर। तो ये किसका हुआ हमारा? 6 सिग्मा, दो पाई, जीरो लोन पेयर, ये हुआ हमारा डी का। यहाँ पे करेक्शन कर लो सर, यहाँ जीरो लोन पेयर ना होकर हमारी यहाँ पर दो लोन पेयर है। ये है मेरी दो लोन पेयर, दो लोन पेयर। ठीक, दो लोन पेयर। तो जो बी वाला है वो हो जाएगा ये बी का हो जाएगा। अब सर आप सिलेक्ट कर लो ए का थर्ड। ए का थर्ड यहाँ भी दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है? गलत है। ये ऑप्शन तो होने वाला है नहीं। ये हो सकता है, ये हो सकता है। उसके बाद बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा, तो ये भी नहीं होगा, वो ना ही ये होगा, ना ही ये होगा। ठीक।
सी का सेकंड यहाँ दे रखा है, बस डी का फोर यहाँ दे रखा है, ऑप्शन ये करेक्ट है। तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आपको नीट एग्जामिनेशन हॉल में देखने के लिए मिल सकती है, अगर इससे रिलेटेड कुछ आई तो। आइए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानने से पहले मैं कुछ बेसिक सी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एटम क्या होता है? सर एटम एक स्फेरिकल यूनिट होती है किसी भी सब्सटेंस की। क्या होती है एटम? एक स्फेरिकल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी सब्सटेंस की। मतलब कोई अगर सब्सटेंस दे रखा है तो उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको एटम कहते हैं, और शेप कैसी होती है इसकी? स्फेरिकल होती है। इस एटम के अंदर रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इस एटम के अंदर क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग सब्सटेंस के जो एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती हैं, साइज अलग अलग होता है, सबका नेचर अलग अलग होता है। और एटम्स के अंदर क्या होते हैं? एटम्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब आपसे ये पूछा जाए कि सर एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? आप बता सकते हैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का क्या एड्रेस है, ताकि हम जाएं और जाकर पता करें और इलेक्ट्रॉन से मिल लें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमें देखने के लिए मिलेगा। तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर पता करना है, एटम होती है एक स्फेरिकल सेल टाइप की। एटम के अंदर कुछ शेल्स होती हैं, उन सेल्स के अंदर सब सेल्स होती हैं, और उन सब सेल्स के अंदर भी ऑर्बिटल्स होते हैं, और उन ऑर्बिटल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या? देखिएगा ज़रा। जो हमारा एटम होता है ना, एटम 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 के अंदर होती हैं शेल्स। क्या होती हैं? शेल्स। इन शेल्स के अंदर भी होती हैं सब सेल्स। सब सेल। और इन सब शेल्स के अंदर भी होते हैं क्या बेटा? ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं? ऑर्बिटल। और इन ऑर्बिटल्स में कौन होते हैं सर? इन ऑर्बिटल्स में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। आई होप इतनी छोटी सी बात तो आपको क्लियर हुई होगी। एक और बात बता रहा हूं मैं। फिजिकल केमिस्ट्री में सेल्स को एक नंबर दे दिया गया है। जैसे n इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा 1,2,3,4,5,6,7। 7 पीरियड, सॉरी, हमारे पास n इज इक्वल टू 1 से लेकर 7 तक के नंबर हैं, यानी 7 सेल्स हैं। अगर मैं कहूँ n इज इक्वल टू 1 मतलब पहली शेल की बात कर रहा हूँ, n इज इक्वल टू 2 मतलब दूसरी शेल की बात कर रहा हूँ, n इज इक्वल टू 3 मतलब तीसरी शेल की बात कर रहा हूँ, n इज इक्वल टू 4 मतलब फोर्थ सेल की बात कर रहा हूँ, ऐसी n इज इक्वल टू 7 मतलब सेवन्थ सेल की मैं बात कर रहा हूँ। अब इन सेल्स के अंदर क्या होती है सर? इन सब सेल्स के अंदर होती हैं सब सेल्स। शेल्स के अंदर होती सब सेल्स। जैसे किसी शेल के अंदर जाओगे तो तुम्हें एक और चीज़ देखने के लिए मिलेगी, सब सेल्स। उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आपने नाम सुना होगा कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों का। ऐसी चीज़ों का देखो इधर, जैसे एस पी डी और एफ, ये नाम सुने होंगे है ना? एस पी डी एफ ये सब सेल्स के नाम है। किसके नाम है? सब सेल्स के। किसका नाम है बेटा? सब सेल्स के।
आगे ये जो सब सेल्स होती हैं ना, ये सब सेल्स जो होती हैं इन सेल्स के अंदर होती हैं। इन सब सेल्स के अंदर क्या होते हैं पता है बेटा? इन सब सेल्स के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। ये जो SPDF सब सेल है इनके अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, और मैं वन बाय वन करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे। देखिएगा जरा। एस सब सेल, इसकी बात करता हूँ मैं, एस सब सेल की। तो ध्यान रखना बेटा, एस मैंने बताया सब सेल्स के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। और एस सब सेल के अंदर भी क्या होगा? ऑर्बिटल होगा। लेकिन ध्यान रखना, होगा कितना? तो बेटा एस सब सेल के अंदर केवल एक सिंगल ऑर्बिटल होता है। एफ सब सेल के पास केवल एक सिंगल ऑर्बिटल होता है। ओनली ओनली वन सिंगल ऑर्बिटल किसके पास होता है? एस सब सेल के साथ। दिखाते कैसे? आपने ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई देखी होगी। इसको ऐसे दिखाते हैं एस ऑर्बिटल। लेकिन अगर एटम के पर्पस से 3D में अगर मैं आपको एनालाइज कराऊं तो कहा क्या गया है कि एटम एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, एक स्फेरिकल सेल है। ठीक ठीक इसी तरीके से इस एटम की 3D स्ट्रक्चर में अगर मैं एस सब सेल की बात करूं तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है एस सब सेल की, वो 3D में ही होती है। ध्यान रखना किस में होती है? 3D में। मैं यहाँ पे 2D में ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ ऐसे। ये 3D स्ट्रक्चर को 2D में ड्रॉ करके दिखाया गया है, यानी जैसे मैंने बताया स्फेयर, गोला, लाइक अ बॉल, बॉल इस तरीके से होती है। ये होती है एफ सब सेल की स्ट्रक्चर। कैसी होती है? ये होती है स्फेरिकल। कैसी होती है? स्फेरिकल। स्फेरिकल, ये स्फेरिकल होती है। तो ध्यान रखना है, एस सब सेल जो होती है उसके पास सिंगल ऑर्बिटल होता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, यानी एक स्फेयर की तरह, गोले की तरह। ठीक। उसके बाद मैं बात करता हूँ पी शब सेल की। किसकी? पी शब सेल की। पी शब सेल। पी शब सेल क्या होती है बेटा? पी सब सेल क्या होती है? मैंने क्या बताया? सेल्स के अंदर सब सेल्स होती है, ऐसी हमारी एक पी सब सेल होगी। और सब सेल्स के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। सब सेल्स के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। तो पी सब सेल्स के अंदर भी क्या होंगे? जाहिर सी बात है ऑर्बिटल्स होंगे। तो ध्यान रखना, पी सब सेल्स के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा। पी सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। और कैसे होते हैं? वो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। PX, PY और PZ। PX, PY, PZ। ठीक, ये ध्यान रखना है। ये पी सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? पी सब सेल के अंदर होते हैं 3 ऑर्बिटल। PX, PY, PZ। 3D में कैसी दिखती है पी सब सेल पूरी की पूरी? और इसके PX, PY, PZ ऑर्बिटल्स कैसे दिखाई देते हैं, मैं आपको एज्यूम कराने की जरा थोड़ा विजुअलाइज कराने की कोशिश करता हूँ, और आप कीजिएगा अपने मेमोरी के ग्राफिक कार्ड में थोड़ा विजुअलाइजेशन कीजिएगा कि किस तरीके से हमारी पी शब सेल की स्ट्रक्चर होती है और PX, PY, PZ ऑर्बिटल कैसे दिखाई देते हैं। उससे पहले मैं बताता हूँ, पी सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, PX, PY, PZ। कॉमन नाम सबके लिए यूज़ कर रहा हूँ पी ऑर्बिटल। जो पी ऑर्बिटल होता है सबके लिए कॉमन नाम यूज़ कर रहा हूँ मैं। कॉमन नाम पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल क्या यूज़ किया मैंने? पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है ना बेटा, वो ध्यान रखना, वो होती है डंबल के आकार की। ये कुछ ऐसे ही है, इसे बोलते हैं हम डंबल। डंबल, ये पी ऑर्बिटल की शेप है। किसकी शेप है ये? पी ऑर्बिटल की।
कैसी होती है? डंबल टाइप। कैसी होती है? डंबल टाइप। अब इस पी ऑर्बिटल को थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज़ करने के लिए जा रहा हूँ। अगर किसी ने 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी बहुत भी पढ़ी हो, कार्टेशियन प्लेन थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, तो इसे इतनी नॉलेज तो होगी ही कि 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 डायमेंशन होती हैं, यानी 3 एक्सेस होती हैं। 3 एक्सेस, एक्स एक्सेस, बाई एक्सेस और एक जेड एक्सेस। यानी एक ये रही एक्स एक्सेस, एक ये बाई एक्सेस और एक ये जेड एक्सेस। ठीक। एक्स की ही एक निगेटिव एक्सेस होती है, नेगेटिव एक्स एक्सेस। बाई की भी एक नेगेटिव एक्सेस होती है, माइनस बाई एक्सेस। जेड की भी एक नेगेटिव एक्सेस होती है, माइनस जेड एक्सेस, पीछे की साइड, है ना। अब अगर मैं इस पी ऑर्बिटल को एक्स एक्सेस पर बना दूं, जैसे मान लो मेरी ये एक्स एक्सेस है, ये रही मेरी एक्स एक्सेस। क्या है ये? एक्स एक्स। और मैंने यहाँ पे क्या किया, पी ऑर्बिटल को ऐसे बना दिया, तो इसी को तो बोलूंगा मैं पी एक्स ऑर्बिटल। ये क्या थी मेरी? ये थी सर एक्स एक्सिस, ये थी एक्स एक्सिस। और इस एक्स एक्सिस पर मैंने पी ऑर्बिटल बना दिया, तो ये क्या कहलाएगा? पी एक्स। आई होप आपको क्लियर होगा पी एक्स क्या है। अब देखो, ये है मेरी बाई एक्सिस, ऐसी होती है ना, सीधी खड़ी है, ये रही मेरी बाई एक्सिस। इस बाई एक्सिस पर मैंने क्या बना दिया? ऑर्बिटल बना दिया, ये कुछ ऐसे। तो ये कौन सी एक्सिस है सर? ये है मेरी बाई एक्सिस, वाई एक्सिस। इसलिए इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे हम पी वाई ऑर्बिटल। ये रहा पी वाई ऑर्बिटल। अच्छा, एक एक्सेस जो जेड होती है, मैं यहाँ पे कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ समझना। ये रही मेरी जेड एक्सेस, अभी समझाऊंगा बहुत अच्छे से। ये है जेड एक्सेस। ठीक। इस पर अगर मैं पी ऑर्बिटल को बना दूं, यानी कुछ ऐसे, ये रहा मेरा पी ऑर्बिटल, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सर मेरा पी जेड। आपको दिख रहा होगा कि जो पी एक्स ऑर्बिटल है उसकी शेप कैसी है, पी वाई ऑर्बिटल उसकी शेप कैसी, पी जेड ऑर्बिटल उसकी शेप कैसी है। बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर ये बात क्लियर हो रही होगी। ठीक। ये तो हो गए हमारे पी एक्स पी वाई पी जेड ऑर्बिटल। और ये सब ऑर्बिटल मिलकर किसके अंदर होंगे सर? ये बना रहे होंगे एक सब सेल, जिसको बोले हैं पी सब सेल। उस पी सब सेल के अंदर ये सारे के सारे होंगे। होंगे कैसे, वो मैं अरेंज करके बताता हूँ। मैंने क्या बताया कि एक एक्सेस एक्सेस होती है ना, इसको बोलते हैं एक्स एक्सेस, और ये इसकी माइनस एक्स एक्सेस। ये होती है बाई एक्सेस, और ये इसकी माइनस बाई एक्सेस। ये होती है जेड एक्सेस, और ये होती है पीछे की साइड इसकी माइनस जेड एक्सेस। मैंने क्या किया सर, इस पूरे को उठाकर लाया ऐसे करके, और एक्स एक्सेस पर लाकर रख दिया। ऐसे मानो कि ये दो बलून है, दो बलून है, ये दो बलून। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक ओरिजिन पॉइंट होता है, 0,0,0 जैसे हम बोलते हैं। और एक बाई एक्सिस यहाँ पे जो हमने एज्यूम करी है, सोचो कि मैं एक बलून इस साइड लगा दूं और बाई एक्सिस के एक बलून इस साइड लगा दूं और एक्स एक्सिस पर लगा दूं, तो एक्स एक्सिस पर कुछ इस तरीके की शेप मुझे देखने के लिए मिलेगी 3D में। और उसमें इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे एक्स एक्सिस पर ऐसे। कहने का मतलब एक्स एक्सिस पर एक बलून ये, बीच में बाई एक्सिस, इस साइड जेड एक्सिस, और इस साइड एक बलून ये माइनस जेड एक्सिस पर। तो इसको क्या बोलते हैं हम? पी एक्स ऑर्बिटल। और ये किसके अंदर होगा? पी सब सेल के अंदर। अब देखो जरा, ये मैंने क्या किया, इस वाले पी वाई ऑर्बिटल को उठाया, उठा के ऐसे करके लेकर आया, और ठीक मैंने बाई के ऊपर लाकर रख दिया। तो कैसा दिखेगा? एक बलून सर ऐसा दिखेगा ऊपर की साइड, एक बलून सर ऐसा दिखेगा नीचे की साइड, और दोनों को मैंने कनेक्ट कर रखा है। अब सोचो, एक्स एक्स पर भी दो बलून ऐसे रखे हैं और बाई एक्सेस पर भी दो बलून ऐसे रखे हैं, स्ट्रक्चर कैसी दिख रही होगी? ये वाला कहलाएगा पी एक्स ऑर्बिटल और ये वाला कहलाएगा पी वाई ऑर्बिटल। सोचो कैसी दिख रही होगी स्ट्रक्चर? 3D में एज्यूम करो। और इसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। इसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। ठीक। इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। अब जरा आ जाओ, जेड वाली को ले आओ। जेड वाली को सेम ऐसे उठा कर लाओ और जेड एक्सिस पर रख दो। सर एक बलून इस साइड होगा और एक बलून इस साइड होगा। सोचो स्ट्रक्चर कैसी दिखेगी कि एक्स एक्सिस पर
पी एक्स ऑर्बिटल होगी, यानी एक बलून ये, एक बलून ये, बाई एक्सिस पर पी वाई ऑर्बिटल, एक बलून ये, एक बलून ये, जेड एक्सिस पर पी जेड ऑर्बिटल, यानी एक बलून ये और एक बलून पीछे की साइड। सोचो कैसी स्ट्रक्चर दिख रही होगी, घुमा कर देखो इसको, घुमा कर देखो कैसी दिख रही होगी, देखो घुमाकर कैसी दिख रही होगी, है ना। माइंड मैप क्रिएट करो, विजुअलाइज करो कैसी दिख रही होगी। मैं कुछ यहाँ पे इन तीनों ही स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर कर आपको दिखाता हूँ, तीनों स्ट्रक्चर को कैसे, जरा देखिएगा। कुछ ऐसे सर, ये होगा हमारा सर, ये होगा सर हमारा एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस। सर ये होगा हमारा बाई एक्सेस, और सर एक ये होगा हमारा जेड एक्सेस। क्या होगा ये, जेड एक्सेस। और सर ये होगा हमारा ओरिजिन 0,0। ठीक। सर बाई एक्स एक्सिस का एक निगेटिव एक्सिस होगा, जैसे हम बोलेंगे निगेटिव एक्स एक्सिस, ऐसे ही होगा पीछे की साइड। सर बाई का भी तो होगा ना एक निगेटिव बाई, माइनस बाई एक्सिस नीचे की साइड। सर जेड का भी तो होगा एक माइनस जेड, निगेटिव जेड पीछे की साइड, कुछ ऐसे। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब देखिएगा ज़रा, मैंने क्या कहा है अभी, ठीक इससे पहले मैंने ये कहा है कि पी एक्स पर मैं ऑर्बिटल रखता हूँ लाकर, तो सर मैंने पी एक्स पर ऐसे ऑर्बिटल रख दिया, ये क्या कहलाएगा मेरा पी वाई ऑर्बिटल, सॉरी पी एक्स ऑर्बिटल, क्योंकि एक्स एक्सेस पर रखा है। सर मेरा दूसरा ऑर्बिटल जो होगा वो पी वाई पर रखा है, तो सर मैंने पी वाई पर लाकर रख दिया, देखो ये हो गया सर मेरा पी वाई ऑर्बिटल, क्योंकि ये बाई एक्सिस पर है, तो सर ये हो गया पी वाई। तो सर एक ऑर्बिटल मेरा और होगा, वो जेड एक्सिस पर होगा। सर मैंने एक जेड एक्सिस पर लाकर रख दिया, ये रहा देखो जेड एक्सिस पर, तो सर ये होगा पी जेड ऑर्बिटल। अब सोचो ये पूरी की पूरी शेप कैसी दिखाई दे रही होगी, 3D में एज्यूम करो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे एज्यूम करवाया आपको, एक बलून, एक बलून, एक बलून, एक बलून, एक बलून, एक बलून, और इसे 3D में एज्यूम करो जरा कैसा दिख रहा होगा, सोचो। तो ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है ना, ये पी सब सेल की है, किसकी, पी सब सेल की, पी सब सेल किसकी है बेटा, ये पी सब सेल की। और पी शब शेल के अंदर तीन ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि किस तरीके से पी एक्स, पी वाई और पी जेड होते हैं। ये देखिएगा कैसे ये पी एक्स, पी वाई, पी जेड होते हैं, और कैसे मिलकर ये तीनों पूरी की पूरी पी शब सेल बनाते हैं। अच्छा हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ऑर्बिटल क्या होता है। बेटा एटम होता है, एटम तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि सर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, ऐसी कौन सी जहां है जहां पर जाकर मैं ढूंढूं तो इलेक्ट्रॉन मिल ही जाए, ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रॉन ना मिले, बेटा वो जगह कहलाती है ऑर्बिटल। एटम के अंदर मोस्ट प्रोबेबल स्पेस, जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, यानी वो जगह एटम के अंदर जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है, उसको ऑर्बिटल कहते हैं। मैं लिख देता हूँ, ऑर्बिटल क्या होता है, सेकेंड, ऑर्बिटल, देखो क्या होता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पेस within the atom where
इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम। Most probable space within the atom where electron finding probability is maximum is known as orbital। ठीक है बेटा, आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी और बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ठीक, मैं फिर से एक बार आपको रिकैप कर देता हूँ। एटम होता है, एटम के अंदर सेल्स होती हैं जिसको इस तरीके से दिखाते हैं। सेल्स के अंदर सब सेल्स होती हैं SPDF। सब सेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने बता दिया ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्पेस एटम के अंदर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। अब मैंने बताया आपको कि सब सेल्स में एस सब सेल के पास केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल, और उसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। मैंने बताया पी सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, और PX PY PZ, और पी ऑर्बिटल की जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, डंबल के साइज आकार की होती है, डंबल के शेप के साइज मतलब डंबल के शेप जैसी होती है पी ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर। और ये PX PY एक्सेस पर होते हैं, PX P मतलब एक्स एक्सेस पर PX, वाई एक्सेस पर PY, और Z एक्सेस पर PZ। जब इन सबको हमने कंबाइन करके विजुअलाइज किया है 3D में, तो ये 3D व्यू कुछ ऐसे देखने के लिए मिला हमें। सोचो, इसको रोटेट करके देखो किस तरीके से पूरी की पूरी पी सब सेल दिखाई दे रही होगी, उसमें PX PY PZ किस तरीके से अरेंज होंगे 3D में, सोचो। ठीक है, ये इतना सारा स्टफ आपको कंप्लीट समझ में आया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। ठीक, मेरा समझाने का पर्पज़ क्या है, मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको हाइब्रिडाइजेशन बहुत बहुत अच्छे से सिखा सकूँ, ताकि आपको हाइब्रिडाइजेशन समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। चलते हैं हम अपने एक नेक्स्ट टॉपिक पर। इससे आगे बेटा, मैंने आपको अभी बताया है कि ये एस सब सेल है जिसका साइज स्फेरिकल होता है, इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। ये पी सब सेल है जिसमें पी ऑर्बिटल होते हैं, और पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है डंबल के साइज की, डंबल के शेप की होती है। अब बेटा मैं तुमसे एक बात पूछूं, मुझे जरा जवाब देना। अगर मैं दो एटम ले लूं, एक एटम है मेरे पास कार्बन और एक एटम है मेरे पास हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, वो कैसे बनता है, समझना मेरी बात। वो कैसे बनता है, मैं भी एक्चुअलिटी इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ कि कैसे बनता है, फिलहाल मैं एक जनरल सी बात बता रहा हूँ कि कैसे बनता है, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन होता कैसे है। अगर आपको पता हो तो बताओ कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, बताओ कमेंट में बताओ बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर मालूम हो तो बताओ बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। बेटा बताओ बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। सुनो मेरी बात, बॉन्ड फॉर्मेशन होता कैसे है। मैंने बताया एटम होता है, एटम के अंदर शेल्स होती हैं, शेल्स के अंदर सब शेल्स होती हैं, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। बेटा यही ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब ये ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप मतलब सर, ओवरलैप का लैप का मतलब जानते हो, गोद लेना। ओवर का मतलब मैं तेरी गोद में, तू मेरी गोद में। इसी तरीके से ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, एक दूसरे की गोद में आ जाते हैं। यानी जब एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल में जाके अपने आप को मर्ज करता है, अपना थोड़ा बहुत पोर्शन मर्ज करता है, तो होता क्या है, उनकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वहाँ पे फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है। नहीं समझ में आई होगी आपको अभी ये बात कि बॉन्ड फॉर्मेशन होता कैसे है। फिर से बता रहा हूँ मैं, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, और ओवरलैपिंग होती कैसी है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो मैं लिख देता हूँ कि बॉन्ड फॉर्मेशन होता क्यों है। ड्यू टू द
ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। बॉन्ड फॉर्मेशन occurs ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन अकर्स। अब ये ऑर्बिटल ओवरलैप कैसे करते हैं, उसी बात पर हम चर्चा कर रहे थे। देखो ओवरलैप कैसे करते हैं ऑर्बिटल, तो बेटे ओवरलैप ऐसे करते हैं। ये रहा एस ऑर्बिटल, ऐसी होता है ना, एस सब सेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, वो कुछ ऐसा होता है एस ऑर्बिटल। ओ बेटा ये रहा पी ऑर्बिटल, ये रहा पी ऑर्बिटल। ठीक, देखो ये है हमारा पी ऑर्बिटल। अब ये कैसे ओवरलैप करेगा, मतलब हमने बताया कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की वजह से होता है। तो देखो ये एस ऑर्बिटल है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा, ये एस ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है। इनके बीच क्या होगी, इनके बीच ओवरलैपिंग होगी और बॉन्ड बन जाएगा। तो ओवरलैपिंग होती कैसे, कैसे ये एक दूसरे की गोद में आते हैं, तो देखो ऐसे, ये पूरा का पूरा पी ऑर्बिटल कुछ ऐसे इसकी तरफ मूव करेगा, ऐसे तो ऐसे है ना, ये तो ऐसे मूव करेगा ऐसे। और इसके अंदर जैसे ये आएगा तो इसका देखो कुछ कॉमन पार्ट इसके साथ शेयर हो गया, ये वाला, ये वाला, ये इसे कहते हैं बेटा ओवरलैपिंग। तो कुछ इस तरीके से क्या होती है, ओवरलैपिंग यहाँ पे होती है और बॉन्ड बन जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो ओवरलैपिंग नाम का वर्ड है इससे क्या मतलब है और ऑर्बिटल्स किस तरीके से ओवरलैप करते हैं। तो कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है एस और पी ऑर्बिटल के बीच। अब मैंने आपको बताई पी सब सेल, पी सब सेल में एक पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब ऐसा मान के चलो मेरे पास एक एस ऑर्बिटल है, उसको पी सब सेल के पास कितनी जगह पर मैं ओवरलैप करा सकता हूँ। देखो एक तो मैं इस साइड से करा सकता हूँ पी एक्स की प्लस वाली, पी एक्स की माइनस वाली से करा सकता हूँ, इस साइड से भी करा सकता हूँ, वाई की इस साइड से भी करा सकता हूँ और नीचे से भी करा सकता हूँ ओवरलैप, जेड के इस साइड से भी ओवरलैप करा सकता हूँ और जेड के पीछे से भी ओवरलैप करा सकता हूँ, है ना। तो कितनी जगह से ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, और ओवरलैपिंग से ही क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। मेरा समझाने का पर्पस सिर्फ ये है कि ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं तो इन ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं वो एक कॉमन रीजन में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, कॉमन रीजन में। अब कुछ ऐसा सोचो सर, मेरे पास दो एटम है, कार्बन हाइड्रोजन या कुछ भी सोच सकते हो, दो एटम है। दो एटम के पास मैं कह रहा हूँ, एक एटम के पास एस ऑर्बिटल है और दूसरे एटम के पास पी ऑर्बिटल है। दो एटम है, एक एटम की एस ऑर्बिटल और दूसरी एटम की पी ऑर्बिटल, इनको ओवरलैप कराना है। सेम वे में ये इससे भी ओवरलैप कर सकती है, इस साइड से 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 भी ओवरलैप कर सकती है और इस साइड से भी ओवरलैप कर सकती है। और ये दोनों अलग अलग एटम है, जब इनके बीच ओवरलैपिंग होगी तो क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा सर। ठीक, देखो ये तो बात हो गई एस और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की, जिसे हम बोलते हैं एस पी ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग। अब मैं आपको जरा समझाता हूँ क्या, कि सर ये एस पी ओवरलैपिंग आपने बता दी, अगर दो पी ऑर्बिटल हैं तब वो कैसे ओवरलैप करते हैं। देखो एक पी ऑर्बिटल रहा ये और दूसरा पी ऑर्बिटल रहा ये, इन दोनों के बीच ओवरलैपिंग कैसे होगी। तो बेटा पी ऑर्बिटल जो होता है ना वो दो तरह से ओवरलैपिंग करता है, ध्यान रखना। पी ऑर्बिटल दो तरह से ओवरलैपिंग करता है, कैसे, देखो ये पी ऑर्बिटल है, कैसे ओवरलैप करेगा सर, ये ऐसे कि ये अभी इधर था, मान लो
ये धीरे धीरे ये एक अलग एटम का पी ऑर्बिटल है और ये एक अलग एटम का पी ऑर्बिटल है। ये धीरे धीरे क्या करेगा, इसके पास आएगा। इसको बोलते हैं हेड। इसके दो हेड हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, हेड। और ये अपना हेड इसके हेड के अंदर डाल देगा ऐसे करके। और इनके बीच क्या हो जाएगा सर, इनके बीच एक कॉमन कॉमन रीजन डेवलप हो जाएगा, ये जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आकर बैठ जाएंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आकर बैठेंगे तो सर यहाँ पे काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे और इनके बीच क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कैसा ऑर्बिटल था सर, ये भी पी ऑर्बिटल था, पी ऑर्बिटल था। और सर ये भी पी ऑर्बिटल था। दोनों ही पी ऑर्बिटल ने क्या किया, आए और एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया ओवरलैपिंग करके। तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं इसको, हेड ऑन ओवरलैपिंग बेटा। क्यों हेड ऑन ओवरलैपिंग का मतलब, पी ऑर्बिटल के हेड ने, इस वाले पी ऑर्बिटल के हेड ने यानी एक दूसरे के हेड हेड को ओवरलैप कर रखा है, तो इसको क्या बोलते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग। एक बात और, ये तो हेड ऑन ओवरलैपिंग की बात हुई। जो पी ऑर्बिटल होता है उनके बीच जो ओवरलैपिंग होती है वो एक और तरह की ओवरलैपिंग होती है, हेड हेड के बीच ना होकर कुछ ऐसी ओवरलैपिंग उससे कैसी होती है। देखो ज़रा, एक पी ऑर्बिटल मेरी ये रही सर, और सर एक पी ऑर्बिटल मेरी ये रही सर, ये दो पी ऑर्बिटल है। होगा क्या सर, मेरी जो है ना, ये वाली जो पी ऑर्बिटल है सर, ये ये वाली पी ऑर्बिटल अब की बार कैसे ओवरलैप करेगी, तो सर ये अब की बार साइड बाई साइड ओवरलैप करेगी। ये रही, ये हेड कहलाता है, ये कहलाता है साइड वाला पोर्शन, ये कहलाता है साइड वाला पोर्शन, ये कहलाता है साइड वाला पोर्शन। तो देखो अब कैसे ऐसे ओवरलैप करेगी, ये होगा और ये ऐसे करके आएगा। और जैसे ही ऐसे करके आएगा तो क्या होगा, इनके बीच देखो ऐसे ऐसे, और इनके बीच दो जगह एक कॉमन रीजन डेवलप हो जाएगा ऐसे। और यहाँ पर आकर क्या होगा, इस जगह और इस जगह इलेक्ट्रॉन आकर बैठ जाएंगे, यहाँ पर आकर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन आकर बैठ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आकर इलेक्ट्रॉन बैठेंगे तो इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे हुआ क्या है, ये भी हमारा पी ऑर्बिटल है सर, ये भी पी ऑर्बिटल है और ये भी पी ऑर्बिटल है। दोनों ही पी ऑर्बिटल ने ओवरलैप तो किया है, लेकिन इस बार हेड ऑन ओवरलैप नहीं किया है, इस बार साइड से ओवरलैप किया है, इसलिए इसको बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं इसको, साइडवेज ओवरलैपिंग। ये है हमारी साइडवेज ओवरलैपिंग। आइए मैं इसको आपको फील कराने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से ओवरलैपिंग होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। मान लो हमारे पास एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा और एक एटम ये रहा, ये दोनों अलग अलग एटम है। इसकी पी सब सेल रही, इसकी पी सब सेल रही, ये दोनों अलग अलग पी सब सेल्स हैं। इसकी पी सब सेल में पी एक्स वाई यानी पी एक्स और पी वाई और पी जेड तीनों ऑर्बिटल होंगे। इसकी भी सब सेल में पी एक्स और पी वाई और पी जेड तीनों ही ऑर्बिटल होंगे। इसके भी तीनों ऑर्बिटल होंगे और इसके भी तीनों ऑर्बिटल। अब मैं क्या करता हूँ, वो जो मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर दिखाई है, ये वाली स्ट्रक्चर 3D में एज्यूम करो कैसी दिख रही होगी 3D में। मैं क्या करता हूँ, इसके पी एक्स ऑर्बिटल को और इसके पी एक्स ऑर्बिटल को ऐसे करके करीब लाता हूँ, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। कैसा ओवरलैप हो रहा होगा सोचो, इसका पी एक्स यानी इसका ये बलून, इसका पी एक्स यानी इसका ये बलून, और एक दूसरे में क्या हो रहे होंगे, मर्ज हो रहे होंगे ऐसे करके, ऐसे। सोचो कैसा दिख रहा होगा सर, ये ऐसा दिख रहा होगा। तो इस ओवरलैपिंग को क्या बोलेंगे सर, इस ओवरलैपिंग को बोलेंगे हम हेड ऑन ओवरलैपिंग। ऐसी एक दूसरा वही सेम एटम है, यही ये इसका पी सब सेल है और ये इसका पी सब सेल है, ये इसका पी ऑर्बिटल है और ये इसका पी ऑर्बिटल। अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ सर, यहाँ पे मैंने हेड ऑन ओवरलैपिंग तो करा दी, लेकिन मैं इन दोनों को और करीब लेकर जाता हूँ। तो क्या होगा सर, इसका पी वाई और इसका पी वाई साइड से क्या करेगा, ओवरलैप कर लेगा, साइड से ओवरलैप कर लेगा। और सर इसका पी जेड और इसका पी जेड भी क्या करेगा, साइड से ओवरलैप कर लेगा। तो वहाँ पे कैसी ओवरलैपिंग हो रही होगी बेटा, वहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही होगी हमारी साइडवेज ओवरलैपिंग। ये ध्यान रखना, पी ऑर्बिटल दो तरीके से ओवरलैप करता है, मैंने आपको फील करा दिया किस तरीके से। जरा
इमेजिन करो, विजुअल करो कि किस तरीके से साइडवेज इसके पी सब सेल को ला रहे हैं, इसके पी एक्स को ला रहे हैं, इसके पी एक्स को। तो जब पी एक्स हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहे हैं, लेकिन जो पी वाई हैं वो साइडवेज, और जो पी जेड हैं वो भी साइडवेज ओवरलैपिंग कर रहे होंगे। आई होप आपको इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। नहीं भी क्लियर हुई है तब भी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ तो समझ में आया होगा ना, थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं। अगर सब कुछ में भी नहीं आया समझ में, तो कुछ तो समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मार्क कर देता हूँ, जैसे दिस इज़ ऑल अबाउट अवर एस शब सेल, दिस इज़ ऑल अबाउट अवर पी शब सेल, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट अवर orbital, और ये पूरी की पूरी पी शब सेल। यहाँ पे हमने ओवरलैपिंग बता दी आपको कि किस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है। अब एक बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि यहाँ पे जो ओवरलैप हो रहे हैं ना, वो एटम के ऑर्बिटल ओवरलैप हो रहे हैं। क्या ओवरलैप हो रहा है यहाँ पर? वही ये ऑर्बिटल ही तो है एटम्स के, ये एटम्स के ऑर्बिटल हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। यानी यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ये पूरा का पूरा बॉन्ड फॉर्मेशन जो यहाँ पे हमने समझाया, इसमें हो क्या रहा है सर? इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, क्या एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सर ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं सर? ये ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से हो रहा है। किसकी ओवरलैपिंग से हो रहा है बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। ये बात स्टार मार्क कर लेनी है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। आई होप ये सारा स्टफ आपको बहुत बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ? ताकि आप हाइब्रिडाइजेशन बहुत बहुत अच्छे से सीख जाएं। मैं आपको विजुअल भी खिला रहा हूँ साथ ही साथ, ताकि आपके माइंड में 1% भी डाउट ना रहे। अगर आपसे कोई पूछे कि इस एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताओ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएँ, इजीली बता पाएँ कि इसका हाइब्रिडाइजेशन ये होगा। ठीक, अभी तक हमने जो भी सीखा, आपके कुछ पल्ले पड़ा हो या नहीं पड़ा हो, नो मैटर कि सर आपने तो अभी आधा घंटा हमारा ख़राब किया, लेकिन हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ इतना तो पल्ले ज़रूर पड़ा होगा कि किस तरीके से 3D में जो एटम्स के ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। यानी ओवरलैपिंग होती क्या है ये आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, है ना? ठीक, अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। सबसे पहली जो मैंने लाइन लिखी थी ना, वो यही लिखी थी बेटा, हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन के, हाइब्रिडाइजेशन के, ये हाइब्रिडाइजेशन, देखो जरा एक मिनट समझाता हूँ मैं आपको, एक छोटी सी बात समझाता हूँ। क्योंकि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपको सिखाने वाला हूँ ना, वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सिखाने वाला हूँ। हमारे पास जो कार्बन होता है उसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। इसलिए मैं थोड़ा सा कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से और उसकी थोड़ी सी ज्योमेट्री से आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। देखिएगा ज़रा, आप सभी को पता है कि जो कार्बन होता है, कार्बन, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। एटॉमिक वेट कितना होता है? 12 होता है। मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखता हूँ ज़रा, तो कुछ ऐसी तो लिखूँगा। मैं शुरू में स्टार्टिंग में अपने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको लिखा था, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि सर 1s2 कोमा 2s2
2p2। मैं कुछ ऐसे लिखूंगा। इस बात का मतलब क्या है सुन लो। मैंने बताया एटम के अंदर सेल्स होती हैं, सेल्स के अंदर सब सेल्स होती हैं। पहली सेल, उसके अंदर एक ही सब सेल होती है एस। दूसरी सेल, उसके अंदर दो सब सेल होती हैं एस और पी। तो इस बात का मतलब है ये दूसरी की एस सब सेल और ये दूसरी की पी सब सेल। पहली की एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एस सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरी की एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एस सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरी की पी सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन पी सब सेल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने, 2। अब देखो इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, एक दो, सॉरी 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी टोटल 6। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है इसकी ग्राउंड स्टेट में। कौन सी स्टेट में सर? ग्राउंड स्टेट में। ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सर ग्राउंड स्टेट में। ठीक, इसे कुछ ऐसे ही बनाकर दिखाते हैं कि सर ये रही हमारी पहली की एस सब सेल, जिसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे सर, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। ठीक, उसके बाद सर ये रही हमारी दूसरी की एस सब सेल, दूसरी की एस सब सेल जिसमें रहे 2 इलेक्ट्रॉन, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। सर ये रही मेरी दूसरी की पी सब सेल, पी सब सेल सर एक ये, इसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं पी सब सेल के अंदर, मैंने बताया था। और उस पी सब सेल में ये कौन सी 2p वाली है ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। यह है इसका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ ऐसा होता है कार्बन का। लेकिन जब कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाया जाता है बेटा, एक्साइटेड स्टेट में, तो होता क्या है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये वाला 2s का, ये अपना एनर्जी को एक्सचेंज करता है और शिफ्ट हो जाता है 2p के इस जो खाली वाला ऑर्बिटल है इसमें, जिसे बोलते हैं वैकेंट ऑर्बिटल। इसको क्या कहते हैं बेटा? ये है वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। तो क्या किया, ये जो 2s का इलेक्ट्रॉन था, 2s का, ये 2s का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर कहाँ पहुंच गया? 2p में। तो एक्साइटेड स्टेट में इसका कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा दिखाई देता है बेटा, देख। ये इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा 2s में, लेकिन जो 2p है, 2p में पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे ऐसे, अब एक इलेक्ट्रॉन ये वाला यहाँ पहुंच गया, यानी ऐसे। और अपनी इस एक्साइटेड स्टेट में कार्बन, मैंने बताया कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। इसके पास देखो, पेयरिंग के लिए एक जगह यहाँ खाली है, पेयरिंग के लिए एक जगह यहाँ खाली है, पेयरिंग के लिए एक जगह यहाँ खाली है, पेयरिंग के लिए एक जगह यहाँ खाली है। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यहाँ पे तो सब में एक ही एक है। तो जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा वो आएगा और इससे पेयरिंग कर लेगा। किसके साथ? कार्बन के साथ। कार्बन के साथ पेयरिंग कुछ ऐसी होती है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो 2s है और ये 2p है, 2s से 2p के बीच थोड़ा सा गैप दिखाया गया है, ये इनको एक साथ नहीं बनाया गया, ये गैप दिखाया गया है थोड़ा सा ना, आपको दिख रहा होगा ये गैप, ये वाला। इस बात का मतलब समझते हैं, ये जो गैप दिखाया गया है क्यों दिखाया गया है? वाई दिस गैप इज शोन इन दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? वाई? टेल मी वाई। बेटा ये गैप बताता है एनर्जी गैप को। एनर्जी गैप का मतलब ये है कि जो 2s ऑर्बिटल होगी हमारी, इसके पास कम एनर्जी होगी, और ये जो 2p ऑर्बिटल होगी इसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच एक कुछ ना कुछ एनर्जी गैप है, जिसको क्रॉस करके ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आया है। बाकी अगर ध्यान से देखो तो सबके बीच कोई गैप नहीं है। ये वाला ऑर्बिटल इससे सटा हुआ है, ये वाला ऑर्बिटल इसके साथ अटैच है, ये ऑर्बिटल इसके साथ एकदम अटैच है, कोई गैप नहीं बीच में इन दोनों ऑर्बिटल के। क्या तुम्हें यहाँ पे px py या फिर pz ऑर्बिटल के बीच कोई गैप दिखाई दे रहा है? px के साथ डायरेक्टली अटैच है हमारा कौन सा? py। py के साथ डायरेक्टली अटैच है कौन सा? हमारा pz।
यानी यहाँ पे पी एक्स पी वाई तीनों की एनर्जी समान है, लेकिन एनर्जी का डिफरेंस किस में है, 2s और पी एक्स पी वाई पी जेड में। यानी इस 2s की एनर्जी कम, इस ऑर्बिटल की, और इन सब की बराबर। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना अभी, कि 2s की जो एनर्जी होती है वो 2p से कम होती है, और 2p की एनर्जी 2f से ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, 2p में बात करें तो पी एक्स पी वाई पी जेड सबकी एनर्जी बराबर होती है, क्योंकि इनके बीच कोई एनर्जी गैप नहीं है, लेकिन इसको इससे दूर रखा है एनर्जी गैप है, मतलब एनर्जी कम होगी। अब ये कम ज़्यादा क्या मतलब सर आप कैसे बता रहे हैं, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिलहाल ये ध्यान ये रखना है कि इनके बीच एनर्जी गैप है। एनर्जी अगर गैप है तो यहाँ वाला जो बॉन्ड बनेगा और यहाँ वाले जो 3 बॉन्ड बनेंगे, अब मान लो किसी में ये बॉन्ड बने हुए हैं, अब मैंने उन बॉन्ड को तोड़ना है, तो इन तीनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो बराबर एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन हो सकता है इसे तोड़ने के लिए एनर्जी अलग चाहिए, कम या ज़्यादा चाहिए, लेकिन हाँ 3 बॉन्ड को कार्बन के तोड़ने के लिए बराबर एनर्जी चाहिए होगी। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसा क्या, कि ये कार्बन का एक्साइटेड स्टेट में कन्फिग्रेशन कुछ ऐसा होता है, सर आप ही तो कह रहे हो ऐसा, ऐसा होता है सर, ऐसा ऐसा होता है, किसमें, एक्साइटेड स्टेट में। ये है 2s, और ये है मेरा पी एक्स, और ये है पी वाई, और ये है मेरा पी जेड। सर एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास है, सर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है उसकी आउटर सेल में। मान लो सर यहाँ पे हाइड्रोजन अपना एस ऑर्बिटल लेकर आए, और 4 हाइड्रोजन अपने एस ऑर्बिटल को लेकर आया, इन सब के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन था। अब ये इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो ये इसके साथ पेयरिंग करेगा, ये इसके साथ पेयरिंग करेगा, ये इसके साथ पेयरिंग करेगा, और ये इसके साथ। ये किसका इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का। यानी एक कार्बन के साथ यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगी और क्या बना लेंगी, CH4। अब खुद सोचो, इन 3 बॉन्ड की एनर्जी तो बराबर होगी, और इस एक बॉन्ड की एनर्जी अलग होगी। यानी अगर इन बॉन्ड्स को तोड़ा जाए तो इन 3 बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और इस एक बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होगी या कम होगी, मतलब अलग होगी, इनके बराबर नहीं होगी। मोटी मोटी सी ऐसी बात ध्यान रखनी है, इनके बराबर तो नहीं होगी, इन सब की सेम इसके बराबर नहीं होगी। लेकिन CH4 मोलिक्यूल में कुछ और ही देखने के लिए मिलता है। CH4 मोलिक्यूल के अंदर जब हम देखने के लिए जाते हैं तो कुछ और ही देखने के लिए मिलता है। क्या देखने के लिए मिलता है, सर जब बॉन्ड तोड़ा तो सारे बॉन्ड की एनर्जी सेम थी। बॉन्ड को जब ब्रेक किया, बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, बॉन्ड को तोड़कर देखा गया, क्योंकि जो बॉन्ड टूटने में जितनी ज़्यादा एनर्जी लेगा, ऑब्वियस सी बात है वो उतना ज़्यादा मजबूत होगा। जो बॉन्ड तोड़ने में जितनी ज़्यादा एनर्जी लेगा वो उतना ज़्यादा मजबूत है कि नहीं। तो जब यहाँ पे सारे बॉन्ड्स को तोड़ा गया तो होना क्या चाहिए था कि 3 बॉन्ड की एनर्जी टूटने पर समान आनी चाहिए थी, एक की अलग। लेकिन हुआ क्या, चारों बॉन्ड की एनर्जी समान आई। 4 बॉन्ड बनते हैं ना कार्बन हाइड्रोजन के बीच मेथेन में, सर मेथेन में कार्बन हाइड्रोजन के बीच 4 बॉन्ड बनते हैं। लेकिन देखने के लिए क्या मिला, सर देखने के लिए ये मिला कि इन चारों के चारों हाइड्रोजन की एनर्जी सेम आई। ऐसा क्यों, जबकि आनी चाहिए थी 3 की सेम, एक की अलग। बेटा तभी यहाँ पे एक कंसेप्ट जनरेट हुआ हाइब्रिडाइजेशन का। और उस कंसेप्ट ने क्या कहा, उस कंसेप्ट ने ये कहा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही तो हैं, एटम की, कार्बन के एटम की ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में मिक्स हो जाती हैं और एक अलग ही तरह का ऑर्बिटल बना लेती हैं, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। आई होप आपकी बात बहुत बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट जनरेट कैसे हुआ और उसमें क्या कहा गया, कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं, यानी जो ऑर्बिटल्स होती हैं, ये ऑर्बिटल्स हैं एटम की, ये ऑर्बिटल्स पी एक्स पी वाई पी जेड या एस, ये आपस में क्या करती हैं, मिक्स होती हैं और एक अलग ही तरह का ऑर्बिटल बनाती हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यानी एक्चुअल में हाइब्रिडाइजेशन है क्या, ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करने के बाद नए ऑर्बिटल्स का जनरेशन, नए ऑर्बिटल्स का बनना।
नए ऑर्बिटल्स का बनना। ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग के बाद, यानी जैसे ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्स होते हैं एक दूसरे में, और वो क्या करते हैं, मिक्स होकर एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। और यही क्या है, हमारा सारा हाइब्रिडाइजेशन है। इससे आगे की बात हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में सिखाने वाले हैं, विजुअलाइज कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।